अब तक किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में साइंटिस्ट जान चुके थे कि किसी भी चार्ज के आसपास एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन बनता है जिसके अंदर आप लोग कोई दूसरा चार्ज या फिर दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो वो फोर्स महसूस करता है। तो उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड बना रही है जैसे कि ग्रेविटी में बनती है। लेकिन सवाल ये था कि ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है वो है कैसा, इसको भी तो जानना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो जानना जरूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ी सी सिमेट्री हम इसकी पढ़ें। तो इसका काम जो है कई लोगों ने शुरू किया, लेकिन मेनली जो इसका श्रेय जाता है, जो इसका क्रेडिट जाता है, वो माइकल फेराडे को जाता है। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, फोर्स बाहर की तरफ लगता है, हमें मालूम है। नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ लगता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसकी फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो इस ऑब्जर्वेशन को लेके सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल एनालॉजी आई कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें चार्ज पैदा करना है, चार्ज क्रिएट करना है। क्रिएट तो हालांकि नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं उसमें से। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से अलग होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो कुछ इस तरीके से बटेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर की तरफ गया है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही हैं। और ये नीचे की तरफ गया है नेगेटिव वाला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, गड्ढे में जैसे कोई चीज़ जाती है ना। ये एनालॉजी काफ़ी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही कुछ इस तरीके से बताती है। बात करें अगर माइकल फेराडे की, जो कि इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने भी इसी चीज़ को बेसिक मानते हुए इसके ऊपर काम किया। उन्होंने ये देखा कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसमें से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यकीनन वेक्टर है, क्योंकि उसकी अपनी अपनी एक डायरेक्शन है। तो उन्होंने उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे दूर जाएंगे आप लोग देख सकते हैं कि एरो जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती हुई चली जा रही है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक 2 डायमेंशनल चित्र है, यानी कि 2 डायमेंशनल डायग्राम है। ऐसी नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम रहते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि कोई चार्ज है वो बिल्कुल तीनों डायमेंशंस के अंदर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरोज हैं वो सारे आपस में आकर के मिल जाते हैं कई जगहों पर, ठीक है। लेकिन लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोग कह रहे थे कि जब ये डायग्राम बन रहा है तो आप लोग एरो की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नाप रहे हो कि भाई यहाँ पर एरो लंबा है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। लेकिन जब आप ये वाला डायग्राम लाते हो, 3D डायग्राम लाते हो, तब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एरोज जो है काफ़ी हद तक मिल जाते हैं और हमें दिखते नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आसपास बस 3D में एक जो है निकली हुई है, फील्ड निकली हुई है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कहाँ स्ट्रेंथ कम है। तो ये बात उन्होंने भी सोची और उन्होंने भी लगा कि बात तो सही है कि एक एरो की मदद से हम लोग नहीं बता सकते कि किसी भी 3D स्पेस में यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, एनालॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जब असली चार्ज की बात होती है, तो सिर्फ एक 2D डायग्राम है, जब असली 3 डायमेंशनल चार्ज की बात होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी। जी हाँ, चूंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसका अपना वॉल्यूम है, तो इसके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना है तो हमें इसकी डेंसिटी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ कम है। पहले बता दूं कि डेंसिटी होती क्या है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट का अपना कोई वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के अंदर कुछ स्टफ यानी कि मास भरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो इसके मास अपॉन में वॉल्यूम होगी, मतलब इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जितना भी मास है वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी। अब अगर इस छोटे से वॉल्यूम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मास भरता जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि पत्थर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाता है, लकड़ी की थोड़ी कम होती है इसलिए वो तैर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने भी कहा कि मुझे देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा हो सकती है। तो अब ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दोबारा इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में चलना। मान लीजिए कि ये तो एक 3D हमारे पास चार्ज पड़ा ही हुआ है, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हम लोग लेके आते हैं। ये बात तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये चीज़ पहले भी देखी जा चुकी है। अगर यहाँ पर मैं रख देता हूँ टेस्ट चार्ज तो फोर्स इस डायरेक्शन में इसको लेके चला जाएगा। ये दोनों ही सेम नेचर के हैं, मान के चलते हैं।
तो उन्होंने भी कहा कि चलो मैं अलग अलग जगह पे इस टेस्ट चार्ज को रख के देखता हूँ और फिर नोट करूंगा कि कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है और कहाँ पर फोर्स कम लग रहा है। तो उन्होंने टेस्ट चार्ज लिया और सबसे बाहर वाले हिस्से पे लगा, फोर्स उस वक्त भी लगा लेकिन वो कम डिस्प्लेसमेंट किया उसने और यहाँ तक आ गया मान लो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो चार्ज जो है वो कम लगा रहा है फोर्स उसके ऊपर। फिर वो टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा और आगे लेके गए तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगा, और थोड़ा आगे लेके गए तो और ज़्यादा लगा, और जब बिल्कुल क्लोज ले गए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा। विच मीन्स उन्होंने एक चीज़ पाई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है एरो के रूप में, ये जो एरो हैं ये जैसे जैसे आप लोग चार्ज के पास जाते जाओगे इन एरो के बीच की जो क्लोजनेस है वो बढ़ती जाएगी, मतलब वो एक दूसरे के बहुत पास होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाओगे इन जो एरोस की जो क्लोजनेस है वो कम होती जाएगी, वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है। समझ रहे हो भाई, वहां पर सिंपल हम लोग जब डेंसिटी पढ़ते हैं कि भाई कितना मटेरियल है, भाई वही बात है ना कि जितना ज्यादा मास अब एक साथ जोड़ पाओगे एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर उतनी ही ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से यहां पर भी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आएंगी वहां पर भी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और जहां दूर दूर होंगी वहां घट जाएगी, मतलब जहां पर पास पास है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां दूर दूर है वहां स्ट्रेंथ कम है। इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, जबकि रिलेटेड किस चीज़ से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से, मतलब जितनी पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस चार्ज है जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है। इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, बाहर निकाली हुई है मैंने। यहाँ पर मैंने एक एरिया A1 मान लिया, यहाँ पर मैंने एक एरिया A2 मान लिया। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो इन दोनों एरियाज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है मतलब वो बराबर है, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करोगे तो अगर यहाँ से 4 निकल रही है तो यहाँ से भी 4 ही निकल रही है। ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर फर्क ये है कि इस पहले एरिया A1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मतलब लाइंस जो है जो उसके अंदर क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं पास पास है। इस दूसरे वाले एरिया के अंदर क्लोजनेस थोड़ी सी कम है, भले ही लाइंस बराबर है, क्लोजनेस कम है। तो स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज यहाँ रखता हूँ तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ रखता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसको सिंपल तरीके से एक और डायग्राम इस तरीके से बन सकता है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डेंस है, यहाँ पे डेंस थोड़ी सी कम है, मतलब कम डेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो नापी जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, ज़रूरी है आना। पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि पॉजिटिव की इस तरीके से होती हैं, नेगेटिव की अंदर की तरफ जा रही होती है, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास आते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव पास आते हैं तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है। आप लोग देख सकते हो कि कैसे एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस ही हैं जो रिपल्शन पैदा करती हैं, भले ही मैग्नेट में क्यों नहीं हो। मैग्नेट के अंदर जब आप लोग नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल और साउथ पोल मिलाओगे तो उसके अंदर से भी निकलती हैं कुछ लाइंस जिसको मैग्नेटिक लाइंस कहा जाता है, तो वो भी रिपेल करती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप लोग किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों को साथ लेके आते हो तब जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो वो नेगेटिव के अंदर ही घुसेंगी, क्योंकि नेगेटिव अपने अंदर लेता है फील्ड लाइंस। ठीक है, वहीं अगर चार्ज अगर अकेला है तो वो इनफाइनाइट से खींचता है। अगर पॉजिटिव चार्ज अकेला है तो इसकी फील्ड इनफाइनाइट तक जाएंगी, नेगेटिव चार्ज अकेला है तो इसकी फील्ड इनफाइनाइट से आएंगी। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में हैं तो दोनों मिलकर के बना लेंगे डाइपोल। इसको डाइपोल भी कहा जाता है, जहां पर दो पोल्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इन लाइंस की, जिसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक तो आपको नजर आ ही रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसती हैं। ठीक है, और कहीं अगर एक चार्ज है तो इसकी फील्ड इनफाइनाइट से आएगी या फिर इनफाइनाइट को जाएगी। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखनी है। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो चार्ज होते हैं, जो कि फ्री चार्ज होते हैं, उनके आसपास का जो फ्री रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं, वो एक कंटिन्यूस कर्व बनाते हुए आगे बढ़ सकती हैं, कितनी भी बड़ी हो सकती हैं।
और याद रखना इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आएगा, ये कंटिन्यूटली कर्व बनाते हुए आगे जा सकती है, अगर इसे दूसरा चार्ज आगे मिले या ना मिले तो भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कारण है, जैसे यहाँ पे दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और इनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह आपको नजर आ रही है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों एक दूसरे को काट दें कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट पे अगर आप कोई चार्ज रखोगे तो अब इस चार्ज के जाने के लिए दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। फिर चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली फील्ड लाइन के लिए भी दो डायरेक्शन बन जाएंगी, दो टेंजेंट बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। और इसकी जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत खास है, जरा ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक मैग्नेट है, हमें पता है मैग्नेट के अंदर कुछ इस तरीके से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर जाकर के क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, और वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर जाती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब बात आती है चार्ज की, तो हमें पता है कि चार्ज कहाँ होता है? चार्ज बॉडी के अंदर नहीं होता है, चार्ज बॉडी के सरफेस पे होता है। ठीक है, तो सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहाँ लूप बनाएंगी? अंदर से घूम के जाएंगी ही नहीं। ठीक है, तो वो कभी भी लूप्स नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती, ये बात याद रखने की है। तो ये हो जाती हैं चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ी बहुत और भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम चार आपको आनी चाहिए, चार बहुत मेन है। ठीक है, उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको ये पता चला होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस आधार पे, किस बेस पे नापी जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।